हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमें पार्टनरशिप डीड से जो है शुरू करना था। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, और ये भी रिटर्न एग्रीमेंट। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, द रिटर्न एग्रीमेंट विच specifies the terms and conditions that govern the partnership is called the partnership deed। तो ये 1 या 2 मार्क्स का जो है आ जाता है एग्जाम में। डेफिनेशन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन है, इतना लिखना सफिशिएंट रहेगा। तो जो है पार्टनरशिप डीड जो है ये कोई कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप में। ये रिटर्न एग्रीमेंट ये ओरल भी होता है। एग्रीमेंट या तो ओरल होगा पार्टनर्स के बीच में या रिटर्न होगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट को जो है वो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये कोई कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना ही करना है, बट ये सजेस्ट किया जाता है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, तो इसलिए जो है आप पार्टनरशिप डीड बना लीजिए। इसलिए ये पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डीड्स, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेम इंक्लूड होता है, फर्म का क्या नाम है, किस टाइप का बिजनेस है, कहाँ पे किया जा रहा है, लोकेशन होती है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक का ये बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट किस पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। 3 पार्टनर है, इसने 10,000 लगा लिए, इसने 20 लगा लिए, इसने 30 लगा लिए, तो ये जो है इसमें जो है ये भी लिखा जाएगा। और इसी रेशो में जो है इनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ये भी डिसाइड कर लेते हैं ये लोग, इसमें लिखा जाता है। ड्यूटीज़ किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या ऑब्लिगेशंस है, तो ये सब। सैलरीज कितनी होगी, विड्रॉल वगैरह, सारे नियम वगैरह जितने भी है, जो भी टर्म्स वगैरह है, सब कुछ। रिटायरमेंट की, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, इन सब की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग्स पे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो फर्म को जो है अगर डिसॉल्व करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उस बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, इस बारे में भी लिखा जाता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड अपनाया जाएगा। तो इन सब ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड क्या? एक रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स। ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? सिंपल ही होता है, देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी ओके इन पार्टनरशिप फर्म्स। Registration of a partnership firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of firms। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनको रजिस्टर कराना पड़ता है, कराते हैं पार्टनरशिप। अगर मतलब ज़्यादातर लोग पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं ताकि जो आगे जाके दिक्कत ना हो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं अभी हम। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ये रजिस्टर होता है। इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, मान लो 2 पार्टनर्स मिल गए, बोलेंगे तीसरे को कि भाई हम तो तुझे प्रॉफिट देंगे ही नहीं इतना, तेरे को तो कम मिलेगा, तूने काम कम किया, तो जो है वो केस करने कहाँ जाएगा? अगर उसका रजिस्टर्ड होगा तभी तो केस करने जाएगा, तभी तो कोर्ट को पता चलेगा कि हाँ ऐसी भी कोई बिजनेस फर्म है, ऐसी भी कोई पार्टनरशिप फर्म है जो एग्जिस्टेंस में है। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या बोलेगा कि कौन सी फर्म है? तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। It is optional for a partnership firm to get registered. Okay, in case a firm does not registered, it is deprived so many benefits। तो बहुत सारे benefits जो है उससे जो है deprived रह जाता है अगर जो firm जो है registered नहीं है। The consequence of non registration of a firm are as follows। तो क्या क्या कंसिक्वेंस परिणाम होते हैं अगर जो फर्म नॉन रजिस्टर्ड है उसके, तो देखते हैं आगे क्या क्या हमारे परिणाम मिलते हैं। फर्स्ट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पर्सन। कोई पार्टनर जो है किसी और अपने फर्म के अगेंस्ट या अपने दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट जो है केस फाइल नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। ये फर्म है बिजनेस, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये दूसरी कोई कंपनी है,
दोनों ने बिजनेस किया, इसने भाई गड़बड़ कर दी, कुछ नहीं दिए पैसे वैसे कुछ भी, तो क्या ये इसके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है लीगली? नहीं कर सकता। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। ये फर्म है, ये रहे पार्टनर्स, ठीक है, तो ये क्या फर्म जो है इनके अगेंस्ट कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ये सारे बेनिफिट्स से जो है ये सारे बेनिफिट्स जो है इनको नहीं मिल पाते। इन व्यूज ऑफ दिस कंसिक्वेंस इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। तो इन्हीं कंसिक्वेंस को देखते हुए जो है एडवाइस किया जाता है फर्म को रजिस्टर करा लीजिए, अकॉर्डिंग टू इंडिया पार्टनरशिप एक्ट एक्ट 1932। ये याद कर लेना, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो है पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है। कहाँ पे होती है? रजिस्ट्रार ऑफ, क्या था वो? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म था, है ना? एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। The partners may get the firm registered with the registrar of firms of the state in which the firm is situated. The registration can be at the time of formation or at any time during its existence. जब कंपनी पार्टनरशिप फर्म बन रही है उस टाइम रजिस्टर करा लो या फिर बाद में भी करा सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड, प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और उस एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और दूसरी जगह जहाँ बिजनेस चल रहा है उस फर्म का। द डेट वेयर ईच पार्टनर ज्वाइन, किस डेट को सारे पार्टनर्स जो अलग जिन पार्टनर्स ने ज्वाइन किया उस वो डेट। नेम, एड्रेस पार्टनर्स का, ड्यूरेशन कितने टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी, तो ये सब चीज़ें जो है मेंशन करी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म में। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेंगे। उसके बाद इसको जो है डिपॉजिट कर देंगे, फीस लगेगी कुछ, उसके साथ डिपॉजिट करेंगे कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, ठीक है। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। अप्रूव कर देगा रजिस्ट्रार और उसके बाद इनकी एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है इनको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, COR, ओके। ठीक है, तो हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हो गया। पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी था तो ख़त्म हो गया। आप लोग ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझाया गया है एक एक चीज़, तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा सारा कंसेप्ट पार्टनरशिप का। अगला हमारा कौन सा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? सहकारी, सुना है? सहकारी, मिलजुल के लोग काम करते हैं इसमें, है ना। कुछ लोग हैं, मतलब इसमें मिलजुल के काम करेंगे। पार्टनरशिप से अलग है, ये सहकारी है, ओके। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। 4-5 लोग या 100 लोग मतलब सोच रहे हैं कि हम एक बिज़नेस करें, तो सबके पास उतना कैपिटल नहीं है वो बिज़नेस करने के लिए, तो ये सब लोग क्या, ये मिल गए, अब हम मिल के ये बिज़नेस चलाएंगे। तो इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। देखो, अगर आप कोई एक चीज़ मान लो रिटेल में ख़रीदोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, वहीं आपने उस चीज़ को बल्क में ख़रीदा तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बल्क में ख़रीद लेते हैं ना, बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो ये काम किसके लिए काम करता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारे मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, सहकारी, सहकारी हिंदी में बोलते हैं, ओके, कोऑपरेटिव। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit। तो इसमें middleman हट जाता है क्योंकि अब जो है ये सीधा जाके मैन्युफैक्चरर से ही चीज़ें परचेज कर लेंगे और इनको जो है चीज़ें सस्ती पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, इनका इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया इसमें, और जो है फिर ये मिलके काम करेंगे आगे। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है,
किसी को ज़बरदस्ती उठा के नहीं ला रहे कि तू भी पार्टनर इसमें मतलब हमारे साथ मिलके काम कर, सोसाइटी बना, नहीं, अपने आप अपनी इच्छा से आते हैं इंसान इसमें। वॉलेंटरी मेंबरशिप, द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंटरी, अ पर्सन इज़ फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर। अपनी मर्जी से ही पर्सन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करता है और अपनी मर्जी से जब उसकी इच्छा होती है वो इसको छोड़ के जा सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी, कोई उसके ऊपर कंपल्शन नहीं लगाया जाता। ऑल्दो प्रोसीजरली अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस बिफोर लिविंग द सोसाइटी, हाँ, छोड़ने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। देयर इज़ नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर, हाँ, मेंबर रहने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है इसमें, छोड़ सकते हो जब मन चाहे, नोटिस दे दो, छोड़ दो। मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल, हर कोई इसमें मेंबर बन सकता है। इसमें जो है ये जो है एक तरीके से सेकुलर है, इसमें कोई भी धर्म, जाति, ऊंच नीच किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको मन चाहे वो आके इसमें जो है मेंबर बन सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। तो हमारा इकलौता जो कौन सा है, यही है जो सेक्युलर है, सेक्युलर है, ओके। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंपलसरी रहती है। इसमें अलग अलग लोग हैं, है ना, कोई कहीं से कोई कहीं से है, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तो भाई कंपलसरी होगी होगी। बट पार्टनरशिप में क्या था, उसमें कंपलसरी नहीं थी। दिस accords a separate identity to the society which is distinct from its members. The society can enter into contracts and hold property in its name. तो सोसाइटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, स्यू कर सकती है, एंड बी sued by others, तो दूसरे लोग स्यू भी कर सकती है और सूड भी हो सकती है by others as a result of being a separate legal entity। तो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो इसके मेंबर्स हैं वो अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। पार्टनरशिप में सेम थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेम थी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ना बिजनेस और जो पर्सन है सोल प्रोप्राइटर या फिर बिजनेस और पार्टनर्स है ये एक ही माने जाते थे, इनको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती थी। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को जो है इसको जो है सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें मेंबर्स की, ठीक है, क्योंकि अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट हो गया तो इसका जो भी होगा लाइबल होगा, लाइबिलिटी जितनी भी होगी ये बिजनेस से ही इस कंपनी से ही चुकाई जाएगी, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही चुकाई जाएगी। इसमें मेंबर्स के ऊपर नहीं आएगा कि भाई मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स बेच के जो है आप अपनी पूर्ति कर रहे हैं डेट की, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, तो उनकी कैपिटल की रेशो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उस रेशो में जो है इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर, तो मतलब जितना मेंबर इन्वेस्ट किया उसमें वो जितना मैक्सिमम बियर कर सकता है उतना करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कि भाई अब मैं से ज़्यादा बियर नहीं कर सकता तो उससे ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। द कंट्रोल देखते हैं, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जो है ग्रुप बनता है जो कमिटी को मैनेज करता है, तो डिसीजन सारे यही लेते हैं, ओके। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर्स अ चांस टू चूज द मेंबर्स, तो इसमें वोटिंग भी होती है, देखो डेमोक्रेसी भी होगी किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म ये जो है दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखे जाते हैं। यहाँ पे वोटिंग होती है अपने मेंबर्स चुनने के लिए जो मैनेज करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वो विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमिटी एंड दिस लैंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, आगे ना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ओके। सर्विस मोटिव क्या होता है इसका देखते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज emphasize on the values of mutual help and welfare, तो इनका मेन होता है ये एक दूसरे की हेल्प करे म्यूचुअली और जो है वेलफेयर करे, एक दूसरे का वेलफेयर करे, ठीक है, लाइबल होते हैं मेंबर्स के लिए, है ना। हेंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द मेंबर्स एज डिविडेंड इन कंफर्मिटी विद द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, तो जो भी सरप्लस होता है, जो भी मतलब ऊपर और जितनी कमाई हो जाती है प्रॉफिट, तो वो जो है फिर
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और मेंबर्स में इसको डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये जो है तो सब बाय जो भी लॉज उन लोगों ने डिसाइड किया तो उस हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिविडेंड मिल जाता है सबको। इसके मेरिट्स देख लेते हैं, फ़ायदे क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। The cooperative society offers many benefits to its members. Some of the advantage of the cooperative society form a organization are as follows. First, equality in voting status. सबका वोट सामान्य है, एक पर्सन एक वोट है, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन दो वोट और किसी पर्सन का एक पर्सन आधा वोट, ऐसा कुछ नहीं है, सबका इक्वल वोट है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट governs the cooperative society irrespective of the amount of capital contribution by a member each member। ऐसा नहीं कि भाई इसने 10,000 लगाए, इसने 30,000 लगाए तो इसकी एक वोट मानेंगे, इसका 3 वोट मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके कैपिटल को नहीं देखा जाएगा, हर एक व्यक्ति का अपना सिंगल वोट होगा, वन मैन वन वोट। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ऊपर पढ़ लिया था हमने, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर से देख लेते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर आर देयर फॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रिपे बिजनेस डेट्स। तो ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर्स की जो है लिमिटेड लाइबिलिटी है, उनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहेंगे। थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस, डेथ, बैंक्रप्टसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो बैंक्रप्ट हो जाता है, मतलब अब उस दिवाला निकल जाता है, उसका कोई पैसा नहीं उसके पास, या वो इंसैनिटी हो जाती है, पागल हो जाता है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। सोसाइटी वैसी चलती रहेगी। जहाँ की पार्टनरशिप में इफेक्ट होता था, पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी रुक जाती थी, वो जो है उनका जो पार्टनरशिप खत्म हो जाता था और फिर नया एग्रीमेंट उनको बनाना पड़ता था आगे कंटिन्यू करने के लिए। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, ऐसा बिजनेस पे या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा किसी भी मेंबर के डेथ पे या बैंकरप्ट या मतलब उसको कुछ भी हो जाए तो उससे कोई भी इस पे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप। तो इसमें कोई भी चेंज होती है मेंबरशिप में तो इस पर जो है इसमें स्टेबल रहेगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपना काम करेगा और चलेगा, बंद नहीं होगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, हाँ इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब यही ना कि आपको जो है जैसे कोई सामान, वही रिटेल वाला समझाया था, आपको सस्ता पड़ेगा सामान, इसमें आपको जो है आप बल्क में सामान खरीदोगे बल्क में तो आपकी जो है चीज़ें सस्ती पड़ेगी। द मेंबर्स जनरली ऑफर हॉनररी सर्विस टू द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को ये जो है एक सम्मानपूर्वक सर्विस ही दे रहे हैं। एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। इनका मेन फोकस क्या है, इसमें फोकस क्या होता है कि मिडल मैन हट जाए और हम डायरेक्ट सामान जो है मैन्युफैक्चरर से ले तो मिल भी जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में खरीदते हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, इससे कॉस्ट रिड्यूस होता है। सो इकोनॉमी इन ऑपरेशन है ये। द कस्टमर और प्रोड्यूसर देमसेल्व्स आर मेंबर्स of society and hence the risk of bad debts is lower। तो भाई प्रोड्यूसर ही कई बार इसमें जो है मेंबर्स रहते हैं तो इनका जो रिस्क बैड डेट्स का कम हो जाता है। ओके, फिफ्थ, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सपोर्ट करती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्पलीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें सेकुलरिज्म है, एंड हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प कैसे करती है, इन पर लो टैक्स लगता है, इनको सब्सिडीज मिलती है, लो इंटरेस्ट लगता है इनके लोन्स वगैरह पे, तो ये जो है सपोर्ट करती है गवर्नमेंट इस तरीके से। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजी है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो ज्वाइन टुगेदर विथ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो जाता है। तो कौन से एक्ट के अंदर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। फ़ायदे हमने देख लिए, कुछ लिमिटेशंस होंगे तो लिमिटेशंस देखते हैं। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो पहला क्या, लिमिटेड सोर्स लिमिटेड रहता है इनके पास। रिजोर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विथ लिमिटेड मींस। तो जितना मेंबर्स ने कैपिटल लगाया है उसी कैपिटल का यूज़ करके जो है ये सामान खरीदेंगे तो उनके पास रिजोर्स क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब मेंबर्स जहाँ जितना पैसा लगा रहे उतना ही, उसके बाद तो पैसा नहीं आ रहा ना इनके पास। The low rate of dividend offered on investment
ऑल्सो एक्ट्स एज अ डेटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। लो रिसोर्सेज है, लो प्रॉफिट होगा, लो डिविडेंड बांटा जाएगा, और जिस वजह से जो है मेंबरशिप ये मेंबर्स कम अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको कुछ खास। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, cooperative society are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salary। अब जो एक्सपर्ट होते हैं मैनेजर्स वगैरह तो इनकी तो सैलरी भाई हाई देनी पड़ेगी, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इनके पास उतना पैसा नहीं होता है। मिलजुल के कुछ मेंबर्स ने ही शुरू किया होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी एक्सपर्ट मैनेजर को रखे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए, तो इनएफिशिएंसी रहती है इनकी मैनेजमेंट में। अ मेंबर हु ऑफर हॉनररी सर्विस on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions। तो जो ये मेंबर्स चुनते हैं ना मैनेज करने के लिए, तो वो उन्हीं मेंबर्स में से होते हैं, तो वो उतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं। प्रोफेशनल रखने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उनके पास होता नहीं उतना। थर्ड क्या है इसका, लैक ऑफ सीक्रेसी। इतने सारे लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे सीक्रेट क्या रहेगा, सीक्रेट नहीं रहता। एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन मीटिंग ऑफ मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर सोसाइटी एक्ट 7। इस एक्ट के अंदर जो है इनको जो है डिस्क्लोज करना होता है अपना जो भी है डिटेल्स वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और जो है मीटिंग्स ओपनली होती है इनकी मेंबर्स के बीच में, तो इसमें जो है सीक्रेसी नहीं रहती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट आप पे लो टैक्स लगा रही है आपको, और क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है लो रेट पे, तो गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल तो रखेगी ना। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विथ सेवरल रूल्स। तो कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिलेटेड टू, जैसे ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा, अकाउंट्स का अपने सबमिशन ऑफ अकाउंट अपना सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। तो भाई इनको फ्रीडम नहीं रहती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फिफ्थ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अलग अलग मेंबर्स से अलग अलग सबके ओपिनियंस होते हैं, तो डिफरेंस तो रहता है सबके ओपिनियन में। इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। तो इंटरनली जो है ये आपस में लड़ पड़ते हैं, भाई सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियंस है, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। फिर पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव। किसी का पर्सनल इंटरेस्ट अपना वो सोच रहा है कि कमाने का, बहुत ज़्यादा कमा, तो उनका जो वेलफेयर का मोटिव था कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है फिर। एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स, और बाकी मेंबर्स का बेनिफिट भी जो है पीछे रह जाता है, क्योंकि अपना सिंगल पर्सन अपने बारे में सोचने लगेगा तो बाकी मेंबर्स का तो पीछे ही रह जाएगा ना बेनिफिट। वेलफेयर में टेक अ बैक सीट इफ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर्स। कुछ मेंबर्स मिल गए और इन्होंने अपनी पर्सनल गेन के बारे में सोचने लग गए। मान लो ये मैनेजर जो इन्होंने चूज़ किए थे मैनेजमेंट के लिए, वो अपने पर्सनल गेन के बारे में सोच रहे हैं, वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे, तो बाकी मेंबर्स का वेलफेयर रुक गया, तो है ना, यही चीज़ है। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लेते हैं अब। कितने टाइप की होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पहला हमारा क्या है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर मतलब हम ही लोग में कुछ लोग सोच रहे हैं हम कुछ अपना काम करें, तो इन लोगों ने ग्रुप बना लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया, मतलब हम लोग कंज्यूमर ही है, तो इनका बन जाता है अलग से। तो ये क्या होगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। इनका मोटिव क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है हम एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडल मैन। इसमें जो है इनका एम होता है कि मिडल मैन हट जाए, हम सीधा मैन्युफैक्चरर से जाए, ग्रुप में खरीदे, बल्क में खरीदे। To achieve economy in operation, it purchases goods in bulk directly from the wholesalers and sells goods to the members। और आपस के मेंबर में ही बांट लेते हैं, सेल कर देते हैं, सस्ता भी पड़ता है। तो ये क्या कंज्यूमर हो गया। मान लो हम 10 लोग हैं, हमने कोई चीज़ हमने खरीदनी है, मान लो मेरे को पेन टैब खरीदना है, 10 लोगों ने सोचा भाई अकेले खरीदेगा तो भाई 25-30 हज़ार का पड़ेगा एक पेन टैब, तो हम क्या सोचेंगे, हम मिलके खरीदते हैं, तो हम जाएंगे मिलके खरीदेंगे, तो 25 की जगह हमें 20 का पड़ जाएगा, है ना, तो आपस में फिर एक दूसरे को सेल कर लेंगे।
आपस में सेल करें। देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन, प्रॉफिट्स इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑन परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स। अमूल क्या है? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है ना। सेकंड, दूसरा टाइप, पहला हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, अब क्या हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई सारे प्रोड्यूसर मिलकर बना लेते हैं, वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। दीज सोसाइटीज आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। द मेंबर कंप्राइज ऑफ मतलब छोटे छोटे है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, इनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है बट ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मान लो स्टील कंपनी है, इनको स्टील खरीदनी है, ये अकेला जाएगा इसको महंगा पड़ेगा, तीनों बोलते हैं हम मिल के चलते हैं। तो मिल के गए, इन्होंने स्टील खरीद लिया है सस्ता पड़ा, बाद में आपस में बांट लिया, क्या हो गया? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिजायरस ऑफ प्रोड्यूसिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद वो उनको जो बनाना है उस स्टील का वो बनाएंगे, कंज्यूमर्स को बेचेंगे। द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। तो वही है जो अपना समझाया ऊपर, उसी को इन्होंने डाल दिया। प्रॉफिट जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में। ओके। थर्ड, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें देखते हैं क्या है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। Such societies are established to help small producer in selling their products। अब ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, पहले तो इन्होंने भाई प्रोड्यूसर सोसाइटी बना ली थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सस्ते में खरीद लिया स्टील और अब अपना अपना प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को बेचेंगे। तो कंज्यूमर को कैसे बेचेंगे? एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ करेंगे कि नहीं? तो इसकी ये जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है। कुछ मार्केटर्स जो अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और ये इनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडल मैन। तो ये जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं अब एक रीजनेबल प्राइस पे जो है मैं कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराऊं। तो रीजनेबल प्राइस तो रह नहीं जाता प्रोड्यूसर से, बीच में इतने मिडल मैन आ जाते हैं कि वो एंड यूज़र मींस कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो उसमें ये किसकी हेल्प लेते हैं? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प लेते हैं। इसमें जो है ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देता है। एंड इम्प्रूव कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। तो अब ये प्रोडक्ट्स जो है एक फेवरेबल मार्केट में पहुंच गया और वहाँ से जो है कंज्यूमर तक आ जाएगा एक रीजनेबल प्राइस पे। इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन। तो सारा काम यही कर लेते हैं मिलके, इन्होंने एक मार्केटिंग सोसाइटी बनाई होती है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा ये सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। अब इनको अलग अलग नहीं, अब ट्रांसपोर्टेशन वाले को अलग पैसे दे, वेयर हाउसिंग वाले को अलग। तो इसे करते 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 क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। क्यों अपनी जेब से तो प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा, वो तो प्रोडक्ट पे ही लगा देगा ना जितना भी उसका खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सीधा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले इसमें हेल्प कर देते हैं, इनको मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं, सारा काम ये कर देते हैं और एक रीजनेबल प्राइस ले लेते हैं और फिर रीजनेबल प्राइस पे ही कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, सेल करते हैं। टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू द। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन वालों ने जितना दिया था उसमें कंट्रीब्यूट किया था, सब आपस में प्रॉफिट बांट लेते हैं। फोर्थ, मतलब जिसका जितना काम था उस हिसाब से वो लोग पैसे फिर प्रॉफिट बांट लेते हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? फार्मर्स होते हैं इसमें कुछ, तो मान लो अकेले फार्मर्स हैं, इन लोगों को सीड्स खरीदनी है, तो ये अकेले जाएगा सीड खरीदने, इसको महंगा पड़ेगा। तो 10 फार्मर मिलके चले जाएंगे और बल्क में सीड ले आएंगे तो सस्ता पड़ गया ना। तो ये हो गया फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स वो विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज। द एम इज टू गेन द benefits of large scale farming and increase the productivity. Such society provide better quality seed। तो ये सोसाइटी जो है बेटर क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, अदर्स ये सब चीज़ें जो है फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, 10 फार्मर्स ने मिलकर बना ली कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाकी फार्मर्स को भी ये प्रोवाइड करा देंगे रीजनेबल रेट पे। और ये जो है बड़े उससे जो है सस्ते में सीड्स वगैरह ले आएंगे बल्क में, फिर उसके बाद औरों को भी सही मतलब रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कराएंगे ताकि किसी को महंगा ना पड़े बहुत ज़्यादा। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स मिलजुल के काम करना। ठीक है,
ताकि जो है मिडल मैन जो है हट जाए और एक रीजनेबल प्राइस पे जो है ये लोग काम कर सकें। इंडियन कंपनीज इन लीग ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ये हटा दो, ये जो है अभी चेंज होते रहते हैं ये सब चीज़ें। मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज़ इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, वही मतलब जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हो रही है तो ये सब प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स वाले, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है क्रेडिट लेना है किसी को। अब भाई सीधा बैंक के छोटा फार्मर है, किसी बैंक के पास ज़्यादा जाएगा बहुत सारे, पहले तो उसको जल्दी लोन मिलेगा नहीं, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी, तो ये क्या करते हैं ये आपस में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं कई लोग, तो वो जो है इनको सही मतलब सही इंटरेस्ट पे जो है प्रोवाइड करा देते हैं लोन। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग ईजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। अपने मेंबर्स को जो है ईजी मतलब ऐसे मान लो 10 मेंबर्स हैं अपने, ठीक है, इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, सबने मिलके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट या कमेटी खेलते हैं ना ऐसे मतलब गली मोहल्ले में लेडीज़ वगैरह, तो ये वही टाइप का क्रेडिट को, किसी को नीड है तो इसने उठा लिए पैसे, अभी सबने मिलके इसको पैसे दे दिए, बाद में ये अपना पेमेंट करते रहते 12 महीने का चलता है, ऐसे होता है ना, वही है कमेटी टाइप का। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। द एम ऑफ सच सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो वही हाई रेट इंटरेस्ट से बचाना या फिर जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन है उनसे बचाना, तो ये मेंबर्स फॉर्म कर लेते हैं और लोन प्रोवाइड करा देते हैं अपने मेंबर को। Such society provide loan to members out of the amounts collected as capital and deposit from the members and charge low rate of interest। तो बहुत कम रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 10 लोगों ने मिलके जो है एक अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, सबने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट बन किया, मिलके ये 1 लाख बन गया। अभी एक पर्सन को चाहिए था 50,000 का लोन, इसी में से दे दिया, इससे कुछ इंटरेस्ट ले लिया, बहुत कम इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक वगैरह से तो बहुत कम ही रहता है ये। फिफ्थ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है जैसे मतलब फ्लैट्स प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, है ना, तो ये क्या करती है ये जो ज़मीन खरीद लेते हैं वहाँ पे फ्लैट्स बनाते हैं, अफोर्डेबल होम्स प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। और जो है घर बनाने में भी हेल्प करती है हाउसिंग सोसाइटी। किसी को घर बनाने के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से लोन लेगा, वो यहाँ से पैसा ले सकता है। द मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी अपने मेंबर्स को देते हैं, मेंबर्स अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. The aim is to solve the housing problems of the members by constructing house and giving the option of paying in installment। installment में पे कर दो, है ना, यहाँ से ले लो लोन, इनसे पैसा ले लो, यही सब सस्ते रेट में अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करा देते हैं ये लोग, और ताकि वो घर ले सके, घर बना सके। दिस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट, बताया था ना, फ्लैट्स बना लेते हैं या प्लॉट प्रोवाइड करा देते हैं मेंबर्स को सस्ते रेट पे एज़ पर देयर चॉइस, ठीक है। तो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म हो गया है। अब आगे हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी करना है। सो गाइस ये हम अगली क्लास में करेंगे। सो क्लास ख़त्म करते हैं वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है क्लास में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की आगे की क्लासेस में। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।